हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल। तो आज के इस लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं एचपी क्लर्क एग्जाम के। इसका पोस्ट कोड है 692। तो आज के इस लेक्चर में हम मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस हैं जो क्लरिकल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ताकि इन फ्यूचर जितने भी एग्जाम्स अभी आए हैं एचपीएसएससी बोर्ड के द्वारा वो आप इजीली देख सको। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारी काफी हेल्प करते हैं हमारी प्रेपरेशन में, क्योंकि ये हमें बता देते हैं कि लेवल क्या होता है पेपर का। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, ताकि उन्हीं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर हम ज्यादा फोकस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ है, जैसे क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज द नंबर नियरेस्ट टू 457 विच इज डिविजिबल बाय 11। 450 के नियरेस्ट ऐसा बताओ कौन सा नंबर है जो 11 से डिवाइड हो जाए, नियरेस्ट पूछा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं दोस्तों 457 की बात करूं, इसको मैं क्या करूंगा 11 से मल्टी डिवाइड। तो अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करता हूं तो 11 इंटू 4 होता है 44, 1 कैरी, और 11 इंटू 1 11, तो कैरी कितना बनेगा 6। मतलब इसमें 6 क्या है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर नंबर में 6 क्या है, एक्स्ट्रा है। यानी कि अगर 6 कम होता, अगर ये नंबर 451 होता तो वो 11 से पूरा डिवाइड हो जाता। ठीक है, तो अगर यहां से गैप देखा जाए कि 457 और 451 में तो गैप कितने का है, 6 का है, और ये ऑप्शन में भी है। ठीक है, बट ऐसा करो आप नेक्स्ट वाला नंबर भी देखो जो 11 का मल्टीपल होगा। अगर मैं नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं तो ये क्या बनेगा 462। ये भी 11 से पूरा डिवाइड होगा क्योंकि इससे 11 ज्यादा है। तो अगर यहां से अगर गैप चेक किया जाए तो गैप कितना आता है 5 का। आपसे नियरेस्ट पूछा था तो नियरेस्ट कौन सा होगा, ये वाला नंबर। तो इस क्वेश्चन में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, कि ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि 6 कैरी हो रहा है तो 6 माइनस करके 451 आंसर लगा दो। नहीं, इसमें नियरेस्ट पूछा हुआ था, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास 462। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया था, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 69 ओवर 92। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि 69 ओवर 92 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो बताओ क्या होगा। तो बेटा 23 का टेबल अगर आपको पता है तो 23 इंटू 3, 23 इंटू 4, तो 3/4 हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर। इसमें और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म पूछा हो यानी कि उसको आपने मिनिमम फॉर्म में लेके आना है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 25 डिवाइड बाय 0.0005 बताओ कितना होता है। ठीक है, तो बेटा करते कैसे हैं इसको, अगर मैं देखूं यहाँ पे 25 डिवाइड 0.0005, मतलब पॉइंट के बाद 4 डिजिट आ रहे हैं। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, नीचे 4 0 लगाऊंगा, है ना। देखो अगर मान लो ऐसा होता 0.5 तो हम क्या लिखते हैं इसको 5/10। अब ये 10 क्यों आया है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो, दो डिजिट होंगे 2 जीरो हो जाएंगी, तीन डिजिट होंगे 3 जीरो हो जाएंगे, चार डिजिट हो जाएंगे तो 4 जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4 डिजिट थे तो 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो डिवाइड है, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है इसको तो 1000 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 5 इंटू 5 25, आंसर क्या रहेगा हमारे पास, सॉरी 4 जीरो आएंगे। ठीक है, 4 जीरो आएंगे, तो आंसर क्या रहेगा 50,000। आंसर क्या रहेगा 50,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। देखो पॉइंट जो होता है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है, आगे जितने डिजिट होंगे उतने ही हम जीरो लगा देंगे, उतने ही हम जीरो लगा देंगे। ठीक है जी, ये आ गया हमारा। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन था प्रॉब्लम ऑन एजिस के ऊपर। एजिस का एक सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास, क्या लिखा हुआ है कि A is 2 year older than B who is twice as old as C, then if the total ages of ABC is 27 then find the age of B। तो हमारे पास देखो तीन स्टूडेंट्स हैं अलग अलग और इनकी एजेस का सम कितना है 27 ईयर। ठीक है, पहले आपको क्या बोला गया है कि A is 2 year older than B, की जो A है वो B से 2 साल बड़ा है। ठीक है, यानी कि B की जितनी एज होगी उससे 2 साल ज्यादा होगी A की। फिर उसने क्या बोला कि हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, कि जो B है वो C से दुगना बड़ा है, उसकी जो उम्र है वो B से क्या है, दुगनी है। तो बेटा अगर C की एज X मान लें तो B की एज क्या हो जाएगी 2x, दुगनी हो जाएगी। ठीक है, और A की एज B की एज से क्या है 2 ईयर ज्यादा, तो क्या हो जाएगा प्लस हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों का जो सम है वो कितना है हमारे पास 27। जो इन तीनों का सम है वो कितना है 27।
7 है, ठीक है जी। तो कितना बनेगा 2 + 2 + 1 5x + 2 = 27। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, देखो 2 उधर जाके माइनस होगा तो 25, 25 डिवाइड बाय 5 कितना होगा 5। तो x की वैल्यू बेटा अगर 5 है तो यहाँ पे a की एज कितनी आ जाएगी 2x + 2 यानी कि 12 ईयर्स, b की एज आ जाएगी 2x यानी कि 10, तो c की एज क्या आ जाएगी यहाँ पे 5। समझ गए, c की एज क्या आ जाएगी हमारे पास 5। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बेसिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। इसको आपने एक बार खुद से भी ट्राई करना है, सबने एक बार ट्राई करना है और देखना है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को निकाला जा सकता है। मैं चाहूंगा कि वीडियो को पॉज करके पहले खुद निकालो कैलकुलेशन का बेसिक। चलिए, तो कैसे करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को हम कि 80% ऑफ 50% ऑफ 250% ऑफ 34। तो 80% की बात करें तो 80/100, 50% की बात करें तो 50/100 है, 250% की बात करें तो 250/100 हो गया है ना। परसेंट का मीनिंग क्या होता है, डिवाइड बाय 100। और ये किसके मल्टीप्लाई क्या करेंगे 34, इसकी वैल्यू पूछी हुई है। तो बेटा जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करेंगे पहले। जैसे ये 1/2 है, ये 4/5 हो जाएगा और ये 5/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 से 5 कैंसिल हो गया एंड 2 × 2 क्या होता है 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो सारा आपस में ही कैंसिल हो चुका है ये। तो हमारा आंसर क्या रहेगा हमारे पास, सिंपल 34। हमारा आंसर क्या रहेगा 34। तो आंसर क्या है, नन ऑफ दिस, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइम एंड वर्क चैप्टर से। टाइम एंड वर्क चैप्टर से अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा हुआ है तो टाइम एंड वर्क के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनमें से पूछा गया क्वेश्चन है यार, ठीक है। ये क्या लिखा है, राम एंड श्याम टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 8 डेज। कि राम और श्याम जो है वो 8 दिनों में काम खत्म करते हैं। फिर उसके बाद क्या बोला है कि राम कैन डू द सेम जॉब ऑन हिज ओन इन 12 डेज। राम अकेला इस काम को करता है 12 डेज में, ठीक है। आपसे पूछा गया हाउ लॉन्ग विल श्याम टेक्स टू फिनिश द जॉब हिमसेल्फ। आपसे पूछा गया शाम को कितना समय लगेगा। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको टाइम गिवन और टाइम पूछा हुआ है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। जैसे 8 और 12, एलसीएम कितना आएगा 24। जो भी एलसीएम आता है उसको टोटल वर्क माना जाता है, मतलब इतने यूनिट हमने काम करना है। तो अगर टोटल काम 24 यूनिट्स है और राम और श्याम अगर 8 दिन डेज में काम करते हैं, 8 दिन में काम करते हैं, तो 24 काम का अगर टोटल हो रहा है तो एक दिन में काम कितना हो रहा होगा 3, ठीक है। उसी तरीके से राम जो है अगर 12 डेज में 24 काम करता है तो 1 डे में कितना करेगा 2, ठीक है। तो राम और श्याम एक दिन में 3 काम करते हैं, 3 यूनिट काम करते हैं, और राम अकेला एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा कि शाम जो है अगर राम 2 यूनिट काम कर रहा है तो शाम कितना काम करेगा 1। शाम कितना काम करेगा 1 यूनिट। तो एक दिन में अगर 1 यूनिट काम हो रहा है तो 24 काम करने के लिए उसको कितना समय लगेगा 24 डेज। कितना समय आ जाएगा 24 डेज। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्या लिखा हुआ है कि एथलीट रन्स 200 मीटर्स रेस इन 24 सेकंड्स, हिज स्पीड इज। कि एक एथलीट है जो 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में दौड़ता है, तो उसकी चाल क्या है, स्पीड क्या है। तो बेटा स्पीड क्या होती है जी, इसमें दो चीजें समझनी है आपने। एक तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और दूसरा मीटर पर सेकंड के यूनिट्स को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। यह है कन्वर्जन। क्योंकि आपको यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम सेकंड्स में है, डिस्टेंस मीटर्स में, टाइम सेकंड्स में है, तो जो हमारी यूनिट्स आएंगी वो मीटर पर सेकंड में आएंगी। लेकिन आपसे पूछा गया है किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या आएगा जी, डिस्टेंस 200, टाइम कितना है 24 सेकंड्स। तो ये आ गई हमारे पास स्पीड, लेकिन ये स्पीड होगी मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर में करने के लिए इंटू 18/5, ठीक है। तो 6 × 3, 6 × 4, 5 × 4 क्या होता है 20, 20 × 10 क्या होता है 200। तो आंसर आएगा 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है।
आपको बोला गया है द लार्जेस्ट साइज ऑफ बम्बू दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए स्क्वायर ऑफ एरिया 100 मीटर्स, कि 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग में रखे जा सकने वाले बांस की सबसे बड़ी से बड़ी साइज क्या है। तो बेटा स्क्वायर क्या होता है, ये है जी हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एरिया अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है या फिर 100 जो भी है मीटर स्क्वायर है, तो इसकी साइड क्या रही होगी 10, क्योंकि बेटा एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर 10 इंटू 10। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक साइड इसकी 10 की रही होगी, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब आपसे पूछा गया है लार्जेस्ट साइज ऑफ बम्बू दैट कैन बी प्लेस्ड, तो लार्जेस्ट साइज का जो बम्बू होगा, या कल को मान लो आपको बोला जाएगा आयरन रोड, तो सेम केसेस में जो लार्जेस्ट साइज है वो हमेशा कहाँ रखा जाता है, डायगोनल। लार्जेस्ट साइज कहाँ रखा जाता है, डायगोनल में। ठीक है, और जो डायगोनल होता है स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो होता है √2 इंटू ए, √2 इंटू ए, और √2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय साइड कितनी है 10, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 14.1 आएगा। ठीक है जी, 14.1 मीटर, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी है, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या होगी, बी होगी। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलेंडर का। कैलेंडर और क्लॉक से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो कैलेंडर के ऊपर है। तो आपको क्या बोला गया है इसमें कि जनवरी 1 2007 में क्या था, मंडे था। तो बताइए व्हाट डे ऑफ वीक लाइज ऑन जनवरी 1 2008, कि अगले साल सेम डेट पे कौन सा दिन होने वाला है। ठीक है, तो देखो बेटा जनवरी 1 2007 से लेके 1 जनवरी 2008 तक पूरा एक साल कंप्लीट हुआ है। ठीक है, पूरा एक साल कंप्लीट होने का मीनिंग क्या होता है कि पूरे 365 डेज हुए होंगे कंप्लीट। ठीक है, अब अगर मैं इन 365 डेज को वीक्स में कन्वर्ट करूं, तो वो बनते हैं 52 वीक्स एंड 1 डे, है ना। डिवाइड बाय 7 करोगे तो 52 इंटू 7 क्या होता है 364, तो 364 डेज के 52 वीक्स बन जाएंगे और 1 डे एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे 364 डेज होते, फिर तो अगर यहाँ पे मंडे है तो यहाँ भी मंडे ही रहता। ठीक है, मंडे का मंडे रहता, क्योंकि पूरा वीक जो है वो कंप्लीट हुआ है। बट यहाँ पे एक दिन क्या आ रहा है एक्स्ट्रा, एक साल में एक दिन क्या होता है हमेशा एक्स्ट्रा होता है, अगर मैं वीक्स वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो। ठीक है, तो एक दिन अगर एक्स्ट्रा है तो एक दिन ऐड कर दो यहाँ पे, तो 1 जनवरी 2008 को क्या होने वाला है यहाँ पे, फिर ट्यूसडे। फिर यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्यूसडे हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जब भी हम एक साल बाद की बात करते हैं तो एक दिन हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका एक और एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपको कि अगर आपका बर्थडे इस साल अगर मान लो ट्यूसडे को आ रहा है, तो नेक्स्ट ईयर कब होगा, वेडनेसडे को होगा, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। अगर आपका बर्थडे मान लो इस बार सैटरडे को था, तो नेक्स्ट ईयर कब होगा, संडे को होगा, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज एप्लीकेबल है कि जब भी हम एक साल शिफ्ट करते हैं तो उसमें एक दिन क्या होता है, एक्स्ट्रा आ जाता है, क्योंकि एक साल में 365 डेज होते हैं, और वीक्स की बात करें तो 364 डेज में 52 वीक होते हैं, तो एक दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, वीक वाइज अगर देखा जाए तो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, इसमें क्या लिखा हुआ है कि हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर स्ट्रेट, कि कितने दिन में कितनी बार जो हैंड क्लॉक का हैंड है, मिनट और आवर हैंड, वो स्ट्रेट लाइन में होंगे, ऐसे कितनी बार होंगे। ठीक है, तो बेटा स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है 180 डिग्री का एंगल और स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन आते हैं कोइंसाइड के ऊपर, कि कितनी बार कोइंसाइड करेंगे, मतलब ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आएंगे। ठीक है, इसके अलावा आता है कि 90 डिग्री का एंगल बताओ कितनी बार बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। तो इन सारे स्टैटिक क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होने चाहिए। अगर मैं 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो भाई दिन में 22 बार 22 टाइम्स, अगर कोइंसाइड की बात करी जाए तो 22 टाइम्स। ठीक है, और अगर 90 डिग्री के एंगल की बात करी जाए तो 44 टाइम्स। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये देखो आया हुआ है, ऐसे आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि हाउ मेनी टाइम्स अ डे अ हैंड क्लॉक हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर
परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल बनाना। परपेंडिकुलर स्टैंड्स फॉर 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 44 टाइम्स। अगर आपसे पूछे कोइंसाइड कितनी बार होते हैं तो आंसर क्या होगा 22 टाइम्स। अब इसने क्या बोला गया है कि बताओ स्ट्रेट लाइन में कितनी बार होंगे, तो आंसर क्या रहेगा 22 टाइम्स। स्ट्रेट लाइन की जगह पे 180 डिग्री का एंगल भी कह सकता है वो, क्योंकि जब भी स्ट्रेट लाइन होती है तो उसमें हमेशा कितने डिग्री का एंगल होता है 180 डिग्री का। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 22। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको क्या बोला गया है कि ए कैन रन 100 मीटर्स इन 27 सेकेंड्स, ठीक है, एंड बी रन 30 सेकेंड्स। तो ए जो है 100 मीटर का रेस है बेटा, ए जो है वो 27 सेकंड में पूरी कर लेता है 100 मीटर की रेस, और बी जो है वो 30 सेकंड में पूरी करता है 100 मीटर्स की रेस। आपसे पूछा गया है कि ए बीट्स बी बाय, कि ए ने बी को कितने मीटर से हराया है, क्योंकि आंसर मीटर्स में गिवन है। ठीक है, तो कैसे पता चलता है कि किसने किसको कितने मीटर से हराया। तो देखो 27 सेकंड बाद ए ने यहां से दौड़ना शुरू किया, बी ने भी यहां से दौड़ना शुरू किया एक साथ। तो आफ्टर 27 सेकंड, 27 सेकंड के बाद ए क्या होगा यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मुझे और बी जो है वो यहां कहीं पहुंचा होगा, क्योंकि बी को 30 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ना हमारे पास, ये डिस्टेंस आपसे पूछा गया है कि ए ने बी को कितने मीटर से हराया, ये डिस्टेंस पूछा गया एक्चुअल में। ठीक है, और ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, मुझे ये चेक करना है कि 27 सेकंड में बी कितना भागेगा। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस 100 से बचेगा वही हमारा आंसर है। तो बेटा बी की बात करें तो 30 सेकंड्स में क्या करता है, वो 100 मीटर की रेस पूरी करता है। तो 1 सेकंड में कितना चलेगा 100/30। ठीक है, तो 27 सेकंड में कितना जाएगा इंटू 27, तो 9 × 27 10 और 0 से 0 कैंसिल, 90 मीटर। मतलब जितने टाइम में ए जो है वो 100 मीटर की रेस कंप्लीट करेगा, उतने ही टाइम में बी जो है वो 90 मीटर जाएगा। बी जो है वो 90 मीटर जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 10 मीटर। तो मैं कह सकता हूं कि ए ने बी को 10 मीटर से हरा दिया। ए ने बी को 10 मीटर से हरा दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी तक देखो आप ध्यान से देखिए, अभी तक क्वेश्चंस मैथ के ही चल रहे हैं, मैथ ही चल रहा है अभी तक। ठीक है, तो मैथ भी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्या है कि इन 16th टर्म ऑफ सीरीज 3 5 7 9 11 हमारे पास एक सीरीज है 3 5 7 9 11, मतलब ओड नंबर्स की सीरीज है। ठीक है, आपसे बोला गया इसकी 16th टर्म क्या होगी। तो देखो कुछ बच्चे तो ऐसे करेंगे कि लिख ही लेंगे, 2 का गैप छोड़ के लिख ही लो। अगर मान लो ऐसे लिख सकते हो तो ठीक है, क्योंकि 16 टर्म्स ही हैं। बट यहाँ पे अगर 216 होता तो फिर दिक्कत होनी थी, है ना। बट 16 टर्म है तो ऐसे लिख के भी कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि देखो, अगर मान लो मैं बात करूं कि मुझे 4th टर्म पे जाना है, तो 1 2 3 4th टर्म यही है, और ये 5th टर्म है। तो 4th टर्म पे अगर मुझे जाना है तो 2 4 6 कितने गैप आ रहे हैं 3 गैप्स। 4th टर्म पे जाने के लिए 3 से यहां से 3 गैप आ रहे हैं। ठीक है, और 3 गैप किसके हैं 2 2 के। ऐसे ही मान लो अगर मुझे 5th टर्म पे जाना है, अगर मुझे 5th टर्म पे जाना है तो गैप कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 गैप आ रहे हैं। ठीक है, 2 2 हमारे पास नंबर्स के। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे 16th टर्म पे जाना होगा तो गैप कितने आएंगे 16th टर्म के लिए गैप कितने आएंगे हमारे पास 15, और एक गैप की वैल्यू कितनी है 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 30। टोटल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 3 में 30 ऐड करूंगा, 16th टर्म क्या हो जाएगी 33। 16th टर्म क्या हो जाएगी 33। जैसे ये देखो 4th टर्म पे अगर मुझे जाना था तो 3 गैप थे 2 2 के, तो 6 हुआ, तो 3 + 6 9। 5th टर्म पे जाना है तो 4 गैप है 2 2 के, तो 4 × 2 क्या हुआ 8, तो 3 + 8 कितना हो गया 11। उसी तरीके से अगर 16th टर्म पे जाना है तो 15 गैप है 2 2 के, तो 15 × 2 क्या हुआ 30, तो 30 + 3 33। तो 16th हमारे पास क्या होगा 33 आ जाएगा। समझ गए ना। ऐसे ही मान लो अगर आपको कहता कि बताओ 216th प्लेस कौन सी होगी, तो भाई 216th प्लेस पे जाना है तो 215 गैप होंगे 2 2 के। ठीक है, तो 430 आया है यहाँ पे, तो हम 3 में 430 ऐड कर देंगे, आंसर क्या रहेगा हमारे पास 433। तो काउंट करने की जरूरत नहीं है, जितने टर्म्स पे जाना है उससे एक कम गैप बनेगा हमेशा,
और गैप का साइज चेक कर लो कि 2 का गैप है, 3 का, 4 का, 5 का, किसका है। समझ गए बात को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बताओ सीरीज में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। ये मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे पास नंबर है 6, 17, 39, 72 एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखो सीरीज को शुरू करने का एक बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप हमेशा डिफरेंस से चेक करो। जहां तो डिफरेंस होगा जब मल्टीप्लाई, दोनों में से कोई एक चीज होगी। तो अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो आई होप 75% केसेस में डिफरेंस ही आ जाता है आंसर, ठीक है। अदरवाइज जहां फिर डिफरेंस आंसर आ जाता है या फिर डिफरेंस से हमें पता चल जाता है कि क्या हमारे पास लॉजिक लगेगा, ठीक है। अगर वो नहीं लग रहा है तो फिर मल्टीप्लाई वाला होगा कुछ। बट यहाँ पे हम पहले डिफरेंस चेक करेंगे कितना बन रहा है 11 का। देखो यहाँ पे कितना बन रहा है 22, यहाँ पे बन गया 33, लग गया ना पता डिफरेंस। तो 11, 22, 33 आगे क्या होगा 44। तो इसमें अगर मैं 44 ऐड करता हूँ तो ये कितना बनेगा 116। यानी कि नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आएगी 116। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास बेटा 116। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्या लिखा हुआ है कि इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स विल बी 14th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। कह रहा है कि अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखे मतलब Z to A, तो बताओ 14th नंबर पे कौन सा लेटर होगा। 14th नंबर पे कौन सा लेटर होगा, ठीक है। तो बेटा एक चीज देखो, अगर Z से अगर शुरू करें और 14th नंबर का लेटर देखना है तो उसके लिए मुझे अगर राइट यहां से A से देखना हो तो कैसे देखेंगे। जब भी कभी रिवर्स ऑर्डर में चलाना हो तो एक चीज होती है कि अगर आप A से नंबरिंग चेक करते हो तो जो नंबर आएगा वही सेम लेटर जो है वो Z से भी नंबरिंग पे आ जाता है, बस 27 माइनस वो नंबर करना होगा। एक रूल होता है कि मान लो अगर Z से 14th नंबर है तो A से कितना नंबर होगा, तो वो कैसे पता चलेगा 27 माइनस नंबर, ठीक है। जैसे मान लो कोई नंबर है यहाँ पे जो हमें ढूंढना है इनमें से, है ना। वो नंबर जो है वो Z से 14th नंबर पे है। तो अगर वो Z से 14th नंबर पे है तो वो A से कितने नंबर पे होगा 27 माइनस 14 यानी कि 13th नंबर पे। वो A से 13th नंबर पे होगा। और 13 नंबर पे A से 13th नंबर पे कौन सा नंबर होता है M होता है। तो आंसर क्या आएगा नन ऑफ दीज। आप चाहो तो पूरा बना के देख लो, ऐसे बना देता हूं मैं MNOPQRSTUVWXYZ। अब रिवर्स ऑर्डर में देखा है तो लेफ्ट से 14th लेटर देखना है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्या आ गया M आ गया, ठीक है। और अगर ABC से शुरू करोगे ABCDEFGHIJKLM तो ये 13th नंबर पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना। तो हम जो नंबरिंग याद करते हैं वो A को 1 मानते हैं, B को 2, C को 3, D को 4, ऐसे ही P को ऐसे S को मान लो 19, T को 20, Z को 26। लेकिन अगर रिवर्स ऑर्डर में बात करें तो रिवर्स वाला हमने नहीं पढ़ा हुआ, तो इसलिए मैंने क्या किया A से शुरू करवा दिया। तो अगर Z से 14th नंबर पे है तो A से 13th नंबर पे होगा। कैसे पता चलेगा 27 माइनस नंबर, तो 13th नंबर पे क्या आता है M आता है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड जेंटलमैन विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर। अब ऑर्डर चेंज नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। ऑर्डर चेंज नहीं करना है, इसी तरीके से हम देखेंगे। तो बेटा जेंटलमैन में एक तो जेंटल हो गया और एक मैन हो गया, ठीक है। एक जेंटल हो गया और एक मेल्ट हो गया। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि MELT मेल्ट भी तो हो सकता है। तो बेटा ऑर्डर चेंज नहीं करना, ठीक है। ऑर्डर चेंज नहीं करना, रिवर्स ऑर्डर में भी नहीं पढ़ना। इसको TLEM पढ़ सकते हो आप, ठीक है, TLM कह सकते हो, बट मेल्ट रिवर्स ऑर्डर में नहीं चलाना, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि ऑर्डर जो है वो लेफ्ट राइट ही रहेगा, मतलब एक ही ऑर्डर में रखना है, इसको चेंज नहीं करना है। तो कितने लेटर बनेंगे हमारे पास 2, जेंटलमैन, जेंटलमैन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इनमें से कौन सा बाकियों से अलग है। जैसे पहला ऑप्शन क्या है PRT, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी लिखे हुए हैं तो मैं यहीं पे चेक कर देता हूँ, ठीक है ना। क्यों लिखे क्यों हम इसको। अगर मैं P की बात T की बात करता हूँ T20 है, ये 18 है, P क्या है 16 है। अगर मैं नंबर देखूं A से Z तक अगर नंबरिंग करता हूं
तो P की पोजीशन 16th होती है, R की 18 और T की 20। ऐसे Q की पोजीशन होती है 17, O की होती है 15, M की होती है 13, ये अभी पढ़ी थी हमने। C की पोजीशन होती है 3rd, E की 5, G की 7, U की होती है 21, W की होती है 23, Y की होती है 25। तो अगर ये ध्यान से आप देखो तो आपको दिख गया होगा कि इनमें से अलग कौन सा है। देखो 16 + 2 + 2, 3 + 2 + 2, 21 + 2 + 2, लेकिन यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस, तो ये क्या है बाकियों से अलग है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास, इन अ कोड बॉक्सर इज रिटन एज AQWGQ देन विजिट इज। तो देखो बॉक्सर को कैसे लिखा हुआ है, बॉक्सर को लिखा हुआ है AQWGQ। तो आपसे पूछा गया विजिट को कैसे लिखेंगे, कि विजिट को किस तरीके से लिखेंगे। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, तो कैसे करना होता है, पहले नंबरिंग लिख लो। जैसे बी सेकंड पोजीशन पे, ये 15th पोजीशन पे होता है, एक्स वाई जेड ये 24th पोजीशन पे है, ई 5 पोजीशन पे, आर 18 पोजीशन पे है। उसी तरीके से ए की पोजीशन 1 है, क्यू की पोजीशन 17 है, डब्ल्यू की 23 है, जी की 7 होती है और क्यू की 17 पोजीशन होती है। तो ये चल क्या रहा है, देखो -1 + 2 -1 + 2 -1। तो एक सीरीज चल रही है, पहले -1 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर -1 हुआ। तो यहाँ पे भी देखो पहले -1 करेंगे तो u आएगा, v से पहले क्या होता है u, फिर i से 2 ज्यादा i j k तो k आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद s से एक माइनस क्या होता है r, फिर i से फिर से j k आ जाएगा और t से -1 क्या होगा s। तो आंसर आएगा UK RKS। तो UK RKS ऑप्शन देखो है कोई, यूके, ये रहा ऑप्शन नंबर 3 UKRKS। तो कोडिंग डिकोडिंग सिंपल कोडिंग थी। जब भी कभी इस तरीके से कोडिंग आए तो नंबर लिख लो, जब आप उनकी नंबरिंग कर लोगे, ठीक है, पोजीशन देख लोगे A to Z से, तो इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। अब ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, आई थिंक इसके लिए कोई कंसेप्ट सीखने की जरूरत भी नहीं है। आपको क्या बोला गया है कि इफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 21 विच आर डिविजिबल बाय 2 आर रिटन, 1 से लेके 21 तक अगर सारे नंबर मैं लिख दूं, तो आपसे बोला गया है कि विच विल बी द नंबर 6th प्लेस फ्रॉम द राइट, राइट से 6th प्लेस पे कौन सा होगा। तो बेटा ऐसे कर लो इसको सीधा ही, है ना, ऐसे ही होगा। तो 6th प्लेस कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, 6th प्लेस कौन सी होगी, राइट से 6th प्लेस कौन सी होगी 10। असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है जी, ठीक है, आरोही क्रम, इसको वैसे बढ़ता क्रम बोलते हैं, असेंडिंग बढ़ते हैं, डिसेंडिंग मतलब घटते जाना। तो इधर से लिखते हैं तो 2 4 6 ऐसे आता। तो उसने पूछा है राइट से बताओ 6th पोजीशन पे कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5 6, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए 10। अगर आपसे पूछा होता लेफ्ट हैंड से 6th पोजीशन किसकी है, तो 1 2 3 4 5 6, फिर क्या आना था 12 आना था। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशन का। आपको क्या बोला गया है कि मदर ऑफ क्यू, क्यू की जो मदर है इज सिस्टर ऑफ पी, पी की सिस्टर है। ठीक है, देन एंड डॉटर ऑफ एम, कि ये जो क्यू की मदर है वो पी की सिस्टर है और एम की डॉटर है, और एम की क्या है डॉटर। तो एम एक स्टेप और ऊपर हो गया, जनरेशन होती हैं ये सबसे नीचे वाली जनरेशन, उसकी जनरेशन, उससे ऊपर वाली जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एस इज अ डॉटर ऑफ पी, एस जो है वो डॉटर है किसकी, पी की, एंड सिस्टर ऑफ टी, टी की क्या है सिस्टर है। तो यहाँ लिख दिया मैंने। आपसे पूछा गया व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एम विद टी, एम का रिलेशन क्या है टी के साथ। तो बेटा एम या तो ग्रैंडफादर होगा या फिर ग्रैंड मदर होगा। ठीक है, या तो ग्रैंड मदर होगी या फिर ग्रैंड फादर होगा, और ऑप्शन में कोई भी नहीं है, फादर मदर सन लिखा हुआ है। तो बेटा दो जनरेशन ऊपर हैं, तो ना ही मदर होगा ना ही फादर होगा, सन तो हो नहीं सकता क्योंकि नीचे नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा इधर फादर इन लॉ, सॉरी इधर ग्रैंड फादर इधर ग्रैंड मदर। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो क्लरिकल के एग्जाम में पूछे गए थे, मैथ और रीजनिंग के मिक्स करके। टोटल देयर आर 20 क्वेश्चंस। तो आई होप आप सभी को ये समझ आ गए होंगे। इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमने काफ़ी पेड इनिशिएटिव्स भी शुरू करे हैं हाल ही में। JOIT का कोर्स है हमारा, जिसका बैच 2 2 को शुरू हो चुका है, 2 जून को। ठीक है, इसके अलावा SI का, हिमाचल प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम जो कोर्स है
वो भी हमने शुरू कर दिया है, करने वाले हैं 10 को, यानी कि आज ही है शायद 10 तो, है ना, आज ही शुरू होगा वो। ठीक है, इसके अलावा मतलब आज इसकी इंडक्शन क्लास आएगी, प्रॉपर बैच जो है वो 13 को शुरू हो जाएगा ये वाला। इसके अलावा एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क जिसकी 82 वैकेंसीज आउट हुई हैं, उसका बैच भी हमने शुरू कर दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट क्लास उसकी 15th ऑफ जून को शुरू होने वाली है। बैच की डिटेल्स आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको दिख जाएंगी। बाकी मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो डेमो लेक्चर्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिला होगा। तो आई होप आज की क्लास आप सभी को अच्छे से समझ आई होगी। बाकी हम नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।